हमारी 13 से 18 साल की उम्र ही कुछ निराली और सुनहरी होती है ना दोस्तों, जिसे हम हमारी टीनेज भी कहते हैं। 13 to 18 इस उम्र में हमें हर नई चीज करने का जज्बा ही अलग रहता है। इसी जुनून और जज्बे के साथ हमारे एक प्रिय मित्र जो अपनी जेब में सिर्फ 30 रुपए लेकर निकले और आज 1.1 अरब डॉलर के मालिक बन गए हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं रितेश अग्रवाल की ही बात कर रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ओयो रूम्स। इन्होंने अपनी शुरुआत रास्ते पर सिम कार्ड्स बेचकर की थी। वो कहते हैं ना, अगर हम किसी चीज को शिद्दत से पाने की ठान लें तो हमें वो मिल ही जाती है। बस इसी शिद्दत, मेहनत और लगन ने रितेश अग्रवाल को आज के यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन बनाकर खड़ा कर दिया है। अगर इनकी ये इंस्पिरेशनल स्टोरी आप शुरुआत से आखिर तक जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ कुकू एफएम के शो पर मेरे यानी प्रशांत नरूला के साथ। रितेश अग्रवाल बचपन से ही काफी इंटेलिजेंट थे और नई चीजों को जानने में काफी दिलचस्पी रखते थे। उनका जन्म 16 नवंबर 1993 में ओडिशा के एक छोटे से गांव बीसमकटक, जो रायगढ़ में है, वहां हुआ था। वो एक सिंपल सी मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके फादर की रायगढ़ में ही एक दुकान थी। इसका मतलब हुआ कि बिजनेसमैनशिप तो उनके खून में ही थी। इसी जुनून और फैमिली बैकग्राउंड की मदद से उन्होंने ऊंचे सपने देखने की हिम्मत रखी और उतनी ही मेहनत और लगन से आज उन सपनों को वो पूरा कर चुके हैं। उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन सेक्रेड हार्ट स्कूल से पूरी की और सेकेंडरी एजुकेशन सेंट जॉन्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हासिल की। आप मुझे बताइए कि 8 साल का बच्चा कितना कुछ समझ सकता है, लेकिन रितेश ने 8 साल की उम्र से ही कोडिंग में अपनी दिलचस्पी दिखाई और सारा दिन सिर्फ इसी चीज में बिताने लगे। कोडिंग कैसे की जाती है, इसके क्या फायदे होते हैं, एक सॉफ्टवेयर को कैसे कोड किया जाता है, वगैरह वगैरह। आप सोचिए, जहां बच्चे इस उम्र में खिलौने से खेलते हैं, वहां रितेश कंप्यूटर और कोडिंग से खेल रहे थे। वहीं कंप्यूटर की दुनिया से इतनी मोहब्बत होने की वजह से और मन में अपने पैरों पर खड़ा होने की लगन ने रितेश को अपना कुछ अलग काम करने पर मजबूर कर दिया। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने रास्ते पर सिम कार्ड्स बेचना शुरू किया और कुछ वेबसाइट्स बनाने में भी इन्वॉल्व हो गए। यहां वो अपनी स्कूलिंग भी पूरी कर रहे थे और वहीं पैसे भी कमा रहे थे। और फिर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए वो दिल्ली चले गए। अब हम सभी जानते हैं कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां कोई पीछे नहीं जाता, सब आगे ही बढ़ते जाते हैं। बस रितेश की लाइफ का भी ये डिसीजन उनके लिए बहुत पॉजिटिव साबित हुआ। दिल्ली के उस पार्क से तो शार्क टैंक के शार्क तक रितेश ने अपनी जिंदगी के इस खूबसूरत सफर में कई सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उन्होंने अपने फेलियर से सीखा और तरक्की हासिल करते चले गए। जी हां दोस्तों, शार्क टैंक सीजन 3 में इस साल रितेश भी एक शार्क बनकर आएंगे। तो चलिए उनके इस खूबसूरत सफर की कहानी आगे के एपिसोड्स में आप सभी को सुनाते हैं। रितेश जब अपनी स्कूलिंग पूरी कर दिल्ली पहुंचे तब वो सिर्फ 17 साल के थे। उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस में एडमिशन लिया, लेकिन अभी तक जितना हमें रितेश के बारे में समझ में आया है कि उनकी सोच दूसरे बच्चों से थोड़ी डिफरेंट थी। वो अपना पूरा ध्यान क्लासरूम में बैठकर एक ही लेक्चर को सुनने में नहीं लगा पा रहे थे। नए लोगों से मिलना, उनके साथ अपने थॉट्स शेयर करना, उनके बिजनेस करने के तरीके को समझना, इन सारी बातों में उन्हें पहले से काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। इसलिए वो अपनी क्लासेस बंक करके कॉलेज से बाहर निकल जाते थे। अब दिल्ली को तो सारी चीजों का हब माना ही जाता है। आए दिन वहां बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेस ओनर्स की मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस या इवेंट्स चलते रहते थे। तो रितेश इन सारे इवेंट्स को अटेंड करने लगे। इन सारे लोगों से मिलकर, उनके आइडियाज सुनकर उन्हें काफी अच्छा लगता था। इन सब से इंस्पायर होकर उन्होंने अपने मन में ये ठान लिया कि भाई अब कुछ भी हो जाए मुझे रुकना नहीं है।
और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब मुझे अपनी स्टडीज से ड्रॉप लेना ही होगा। ये डिसीजन उनके लिए काफी मुश्किल था, लेकिन उनके बड़े इरादों ने उन्हें ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। उन्हें घूमने का काफी शौक था, नए एक्सपीरियंसेस लेना काफी पसंद था उन्हें। उसी दौरान उन्होंने ये महसूस किया कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई भी इंसान सबसे पहले वहां रहने की सुविधा तलाश करता है। हर किसी के लिए 5 स्टार या 7 स्टार होटल्स अफोर्ड करना इजी नहीं होता। फिर वेबसाइट्स और कोडिंग की नॉलेज का फायदा लेते हुए उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी वेबसाइट की शुरुआत की जाए जो ट्रैवलर्स को इजी होटल्स ढूंढने में मदद करे। और उनके इसी आइडिया से शुरुआत हुई एक लार्ज स्केल बिजनेस वेंचर ओरावल ट्रैवल्स की। ईयर 2011 में रितेश ने एयरबीएनबी से इंस्पायर होकर ओरावल ट्रैवल्स की वेबसाइट लॉन्च की। इस ऑनलाइन पोर्टल से ट्रैवलर्स बहुत आसानी से घर बैठे अपने लिए होटल रूम्स बुक कर सकते थे। इसमें फायदा यह था कि इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से बुकिंग कर सकता था। लोगों ने भी इस वेबसाइट को काफी सपोर्ट किया और कुछ समय तक रितेश को भी इससे फायदा हुआ। लेकिन क्या आपने कभी कोई सक्सेस स्टोरी बिना फेलियर के सुनी है? नहीं ना? तो आइए हम आपको अगले एपिसोड में बताते हैं कि ओरावल ट्रैवल्स में रितेश ने क्या चैलेंजेस फेस किए और कैसे उन्होंने इन चुनौतियों का सामना कर अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ओरावल ट्रैवल्स का बिजनेस शुरू करने के बाद उन्होंने सोचा कि वो खुद इस वेबसाइट को यूज करके देखें कि इसे आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने नई जगहों पर ट्रैवल करना शुरू किया और इस वेबसाइट की मदद से अपने लिए चीप होटल्स बुक करते रहे। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि लोगों को सिर्फ होटल रूम्स अवेलेबल करवाना ही काफी नहीं था। जो लोग इन बजट फ्रेंडली रूम्स को बुक करते थे उन्हें होटल्स की तरफ से इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही थी। उनका ये सोचना था कि अगर कोई अपना घर छोड़कर घूमने निकला है और वो हम पर भरोसा करके बुकिंग्स ले रहा है तो हमारा फर्ज है कि उसे बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज मिले। इसी टाइम पर उन्होंने अपने बिजनेस में एक डाउनफॉल देखा। लोग अब इस वेबसाइट का कम यूज कर रहे थे और तो और बिजनेस में फेलियर की वजह से रितेश के पास फंडिंग्स भी खत्म होती जा रही थी। लेकिन एक बात थी कि रितेश को अपने आप पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने हार नहीं मानी और अपने बिजनेस को आगे लेकर जाने का फैसला लिया। उसी समय उन्हें थील फेलोशिप की एक स्कॉलरशिप के बारे में पता चला। ये स्कॉलरशिप पेपैल के फाउंडर और फेसबुक के इन्वेस्टर पीटर थील के द्वारा चालू की गई थी, जिसमें वो 20 साल के अंदर के 20 बच्चों को $1 लाख की फंडिंग देते थे, जिससे वो अपना नया स्टार्टअप शुरू कर सकें। जब रितेश को इस स्कॉलरशिप के बारे में पता चला तब उन्हें उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को उन्होंने फौरन ले लिया और अपने ओरावल ट्रैवल्स का नाम भी इस स्कॉलरशिप के लिए सबमिट कर दिया। और फिर क्या था, किस्मत ने साथ दिया और रितेश इसमें सेलेक्ट हो गए। रितेश पहले ऐसे इंडियन पार्टिसिपेंट थे जो इस फेलोशिप के लिए सिलेक्ट हुए थे। उन्हें इस फेलोशिप से 2 साल के लिए $1 लाख की फंडिंग मिली और दूसरे बड़े इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, विजनरीज के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाने के तरीके सीखने का मौका मिला। रितेश का सपना पूरा होता नजर आ रहा था। जो उन्हें चाहिए था वो उन्हें खुद पर भरोसा और अपनी मेहनत की वजह से मिल चुका था। उन्होंने ईयर 2013 में ओरावल ट्रैवल्स का नाम बदलकर ओयो ऑन योर ओन रूम्स कर दिया। तो आइए अब आपको बताते हैं कि इस स्कॉलरशिप को पूरी तरह से इस्तेमाल करके रितेश ने आज अपनी इस कंपनी को हमारे लिए एक इंस्पिरेशन कैसे बनाया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि रितेश थील फेलोशिप के लिए सिलेक्ट हो चुके थे। उन्हें सैन फ्रांसिस्को यूएस से बुलाया गया। वो काफी खुश थे, उन्हें नए लोगों से मिलने का मौका जो मिल रहा था। लेकिन अब वो वहां पहुंचे और लोगों से मिले तो उनके सोचने का नजरिया ही बदल गया। सबसे पहली चीज जो उन्होंने सीखी वो ये थी कि किसी भी बड़े काम को करने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है। जब वो वहां पहुंचे तब वो अपनी ओयो कंपनी का पहला गेस्ट हाउस गुड़गांव में शुरू कर चुके थे। तब तक उनका विजन सिर्फ यही था कि उन्हें साउथ सिटी एरिया में सबसे बड़ा गेस्ट हाउस चेन सिस्टम बनाना है। पर उन्होंने ये देखा कि उस फेलोशिप में ऐसे भी लोग थे जो बिना कोई बिजनेस की शुरुआत किए वो दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट बिजनेस बनाने के बारे में सोच रहे थे। बस फिर क्या था, उन्होंने अभी तक ठान लिया कि ओयो रूम सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहेगा। दूसरी बात, उन्होंने ये सीखा कि नाइविटी इज गुड। नाइविटी का मतलब है किसी बात की आपको जानकारी या नॉलेज ना होना। आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो इनएक्सपीरियंस या किसी चीज के आफ्टर इफेक्ट्स नहीं मालूम होना, यह भी किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। उन्होंने ये महसूस किया कि अगर उन्हें पहले यह पता होता कि इस बिजनेस में कितनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है
तो शायद वो इसे कभी शुरू ही नहीं करते। तो इसका मतलब हुआ कि इस कंपनी को इतना बड़ा बनाने के प्रोसेस में ही उन्होंने इसके बारे में पूरी नॉलेज ली, और तब भी वो अपनी मुश्किलों से घबराए नहीं, बल्कि उनसे डील करके इस बिजनेस को आगे बढ़ाया। तीसरा, उन्होंने इस बात पर गौर किया कि टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। लोगों को अपने साथ जोड़कर, उनके आइडियाज लेकर भी वो अपनी कंपनी को आगे ले जा सकते हैं। और फिर वो इंडिया वापस आए और उन्होंने अपनी ओयो कंपनी को अपनी ओयो फैमिली बनाया और सबके साथ एक लंबे सफर की शुरुआत की। 2013 में जब रितेश यूएसए से वापस इंडिया आए, तब उनके पास ओयो के सिर्फ 2 ही गेस्ट हाउसेस थे। तब लोग ओयो को इतना नहीं पहचानते थे। उस समय रितेश ने अपनी टीम के साथ मिलकर सबसे पहले ओयो की ब्रांडिंग पर काम किया। ओयो को सिर्फ एक वेबसाइट से एक ब्रांड बनाया। उन्होंने उन होटल्स को अपने साथ जोड़ा जिसकी लोकेशंस काफी अच्छी थी। ऐसा नहीं था कि उनके पास फंडिंग्स बहुत थी तो वो डायरेक्टली 5 स्टार 7 स्टार होटल्स पर जंप कर गए, बल्कि उन्होंने अपनी शुरुआत उन छोटे होटल्स या गेस्ट हाउसेस से की जिन्हें खुद एडवर्टाइजमेंट की जरूरत थी। इसमें उनका बिजनेसमैन नजरिया ये था कि वो उन होटल्स की क्वालिटी सुधारने पर अपने आइडियाज देते थे। इससे होटल्स की सर्विस भी सुधर रही थी और उनकी फंडिंग्स भी बच रही थी। और तो और कस्टमर्स सर्विसेज से खुश होकर ओयो को खुद ही अपने दोस्तों में एडवर्टाइज करते थे। इन्हीं स्ट्रैटेजीज की मदद से रितेश ने कुछ ही टाइम में ओयो रूम्स को ओयो होटल्स एंड ओयो होम्स में कन्वर्ट कर लिया। देखते ही देखते ओयो इंडिया के 160 शहरों में 4000 होटल्स ऑक्यूपाई कर चुका था। रितेश की इस बड़ी उड़ान को देखकर काफी इन्वेस्टर्स, ब्रांड्स खुश होकर उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गए। लेकिन इतने में बस कहां था, रितेश को तो ओयो को पूरी दुनिया में फास्टेस्ट होटल बुकिंग चेन सिस्टम बनाना था। उन्होंने ओयो को चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप और यूएसए में भी एक्सपैंड किया। जहां उन्होंने गुड़गांव में सिर्फ एक गेस्ट हाउस से शुरुआत की थी, वहीं आज ओयो के दुनिया की 80 अलग अलग कंट्रीज में 10 लाख से भी ज्यादा रूम्स हैं। और आज ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल इंडिया के यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर्स में से एक भी हैं। इंडिया एक ऐसा देश है जहां हर तरह की मेंटालिटी के लोग रहते हैं। कुछ वो जिनके लिए आज भी एक लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते, वहीं कुछ वो भी हैं जो इस फ्रेंडशिप को समझते हैं, इसकी इज्जत करते हैं। आजकल की जनरेशन की सोच काफी आगे निकल चुकी है। वो पुराने लोगों के रीति रिवाज या उनके कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने पुराने लोगों की सोच की इज्जत नहीं करते, बस इस जनरेशन के सोचने का नजरिया थोड़ा अलग हो चुका है। 18 साल की उम्र कंप्लीटली मैच्योर एज होती है। इस उम्र के बाद अगर एक लड़का और लड़की साथ में घूमना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो आज भी इंडिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां इसे गलत माना जाता है। बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर 2 लोग अपनी मर्जी से साथ हैं, साथ रहना चाहते हैं और वो पूरी तरह मैच्योर हैं, तो उनके साथ रहने और घूमने के खिलाफ तो कोई लॉ भी नहीं है जो इसे गलत बताए। इंडिया के यूथ की इस प्रॉब्लम का सलूशन भी ओयो लेकर आया। ओयो के हिसाब से उनके हर कस्टमर को उनकी वेबसाइट से सबसे अच्छी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो कोई बुजुर्ग हो जो सिर्फ आराम करने के लिए वेकेशन पर आया हो, या फिर कोई मैरिड या अनमैरिड कपल जो एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने आए हो। अगर आप अनमैरिड हैं और ओयो रूम्स बुक करते हैं तो उनकी वेबसाइट पर एक रिलेशनशिप मोड ऑन करने से आपको बहुत आसानी से रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे। आपको किसी तरह का कोई प्रूफ नहीं देना होगा कि आप मैरिड हैं या नहीं। आपको चेक इन के समय सिर्फ अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट करना होगा, वो भी सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए कि आप 18 साल से ऊपर हैं। उसके बाद आपकी सेफ्टी एंड प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। ओयो के इस स्टेप से लिव इन में रहने वाले कपल्स के लिए ये फायदा है कि उन्हें अब किसी भी तरह की नेगेटिविटी, एम्बैरेसमेंट, गिल्ट या निग्लेक्शन का सामना नहीं करना पड़ता और वो इजीली बुकिंग्स लेकर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ईयर 2018 में ओयो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित था, लेकिन 2019 में रितेश ने ओयो को इंडिया से बाहर लेकर जाने का फैसला किया। आप और मैं सभी ये बात जानते हैं कि ईयर 2020 पूरी दुनिया के लिए काफी मुश्किल समय था, क्योंकि इस साल कोविड पैंडेमिक की वजह से हर कोई इफेक्ट हुआ था। कोविड आने के कुछ टाइम पहले ही रितेश ने ओयो को ग्लोबली चालू करने का डिसीजन लिया था। उनकी कंपनी इस चैलेंज से डील कर ही रही थी कि इतने में कोविड की एंट्री हो गई। लेकिन रितेश इस समय बिल्कुल घबराए नहीं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस टाइम पर लोगों में काफी चर्चा चल रही है कि अब कौन ही ट्रैवल करेगा, ओयो तो बंद ही समझ लो, वगैरह वगैरह। लेकिन इन सारी बातों को सोचने में अपना वक्त बर्बाद करने से ज्यादा
उन्होंने अपनी कंपनी पर फोकस करना प्रेफर किया। उन्होंने ये भी बताया कि कोविड के टाइम उन्होंने 4 चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस किया। वो था इनोवेशन, कॉस्ट, केयर एंड कॉम्पिटेंसी। कोविड से पहले उनकी कंपनी कॉल सेंटर से चलती थी। उनके कस्टमर्स को बुकिंग्स के लिए रुकना पड़ता था, जिसके उन्हें थोड़े बहुत नेगेटिव फीडबैक्स भी मिलते रहे। कोविड के टाइम ट्रैवलिंग भी ज्यादा नहीं थी, तो उनकी डिमांड काफी कम थी। तब उन्होंने अपना ज्यादा समय अपनी कंपनी के टेक पर लगाया और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने होटल ओनर्स से अपनी सर्विसेज में सुधार लाने के लिए भी बात की। उन्होंने बताया कि उस समय वंदे भारत का भी प्रोग्राम चल रहा था और जो लोग उसे अटेंड करने के लिए ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने उस टाइम पर उनके लिए ओयो पर 50% ऑफ का ऑफर चलाया, जिससे उन्हें और उनके कस्टमर्स दोनों को फायदा मिल सके। तो कोविड का टाइम उनके लिए काफी चैलेंजिंग तो रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने हर मोड़ पर अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश की। एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की यही एक पहचान होती है कि वो हार्ड टाइम्स में किस तरह अपने आप को, अपनी कंपनी को, अपने कस्टमर्स को, अपनी टीम को समझदारी से संभालता है। मुश्किलें तो हर मोड़ पर खड़ी हैं, पर जीतता वही है जिसकी सोच बड़ी है। रितेश अग्रवाल की इस पूरी जर्नी को सुनने के बाद आप सभी अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर कीजिएगा कि आपने इससे क्या सीखा। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने सीखा कि हम अपने करियर के लिए जो भी डिसीजन लें, हमें उस पर कंसिस्टेंट रहना चाहिए, यानी उस पर टिके रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1-2 बार उसमें फेल होने के बाद हम अपना रास्ता ही बदल लें। वो कहावत तो सुनी ही होगी आपने, ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड। इसे अगर थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए तो हम कहेंगे कि ट्राई एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, बस आपको दिल में इस बात का विश्वास जरूर रखना है कि एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। आज रितेश को ही देख लीजिए, कहां एक समय था जब उनके पास अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए भी कोई फंड नहीं था। उन्हें अपनी कंपनी चलाने के लिए इन्वेस्टर्स की जरूरत थी और आज वो खुद नए स्टार्टअप्स को एनकरेज करने के लिए शार्क टैंक में इन्वेस्टर्स की कुर्सी पर बैठेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस साल शार्क टैंक सीजन 3 में रितेश यंगेस्ट शार्क बनकर आएंगे। देखिए किस तरह उन्होंने अपने एक डिसीजन पर टिके रहकर आज अपने आप को यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर्स की गिनती में शामिल कर लिया है। तो आपको रितेश की जर्नी कैसी लगी, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही शोज को सुनने के लिए हमेशा कुको एफएम से जुड़े रहिए।